Good morning, friends. I am Dr. Ranjita Soni, Faculty of Environmental Science, Jagannath University, Jaipur. Friends, environmental studies को पढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि environmental studies के हमारे लिए क्या importance हैं, क्योंकि इस सब्जेक्ट को पढ़कर हमें क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, हम किन सब चीज़ों से अवेयर हो सकते हैं, ये सब जानना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इन्हीं सब बातों के लिए आज हम इस वीडियो में ये सब डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन अबाउट एनवायरमेंटल स्टडीज़ एंड द इम्पोर्टेंस व्हाई वी शुड स्टडी अबाउट द एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि एनवायरनमेंट को हम जानते हैं, तो हम कितना जानते हैं एनवायरनमेंट को, प्लांट्स, एनिमल्स, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग्स की हम बात करते हैं। जब हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं तो हमारा ध्यान इस चीज़ पे जाता है कि प्लांट्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इकोनॉमिकली हम उनसे बहुत सारी चीज़ें हमें बेनिफिशियल है वो हमारे लिए। देन एनिमल्स की भी बात करते हैं तो एनिमल्स से भी हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, और ना सिर्फ इकोनॉमिकल, हम बहुत सारा इकोलॉजिकली भी एनवायरनमेंट से हमें इन सारे रिसोर्सेज से हम गेन करते हैं। बहुत सारे फॉरेस्ट के ऐसे बेनिफिट्स हैं, ऑक्सीजन सप्लाई, देन कार्बन डाइऑक्साइड या ऐसी गैसेस का रिडक्शन, क्योंकि प्लांट्स जो है CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। यदि हम इन सब चीज़ों को नहीं जानेंगे तो हम प्लांट्स को मिसयूज़, जैसा कि हम करते आ रहे हैं, हम करते चले जाएंगे। आज के टाइम में हम देख रहे हैं डिफॉरेस्टेशन कितना बढ़ गया है। उसका एक रीज़न डेवलपमेंट है कि डेवलपमेंट के लिए हमें लैंड चाहिए, ज़्यादा लैंड स्पेस चाहिए। लेकिन लैंड स्पेस के कारण का मेन ऐसा तो नहीं है कि हम प्लांट्स को काटते चले जाएं। यदि ऐसा करेंगे तो आने वाले समय में तो हमारे पास बिल्कुल प्लांट्स नहीं होंगे, और हम सोच सकते हैं कि यदि प्लांट्स नहीं हैं तो कैसे लाइफ होगी, क्योंकि ऑक्सीजन हमें इनसे मिल रही है, रेनफॉल ये मैनेज करते हैं, वाटर कंजर्वेशन में इनका कंट्रीब्यूशन है। तो ये सब जानने के लिए हमें प्लांट्स को और उनकी यूटिलिटी को, उनकी इम्पोर्टेंस को समझना ज़रूरी है, और साथ ही साथ ये भी जानना ज़रूरी है कि इनको हम कंज़र्व कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे कंजर्वेशन मेथड्स के बारे में हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। ऐसे ही यदि हम पोल्यूशन की बात करें तो विभिन्न प्रकार के पोल्यूशंस हैं जो कि हमारे लिए बहुत सारे हेल्थ इफ़ेक्ट्स जनरेट करते हैं। तो प्रदूषण क्या है, प्रदूषण किस तरह से हमारे लिए समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। जैसे एयर पोल्यूशन की हम बात करते हैं तो एयर पोल्यूशन की जब भी हम इफ़ेक्ट्स को डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो लंग से या रेस्पिरेशन से रिलेटेड आती हैं, या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस आती हैं, या आज के टाइम पे जैसे हम कैंसर की बात करते हैं, कैंसर जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो उनका एक रीज़न कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण भी हो सकता है। इसके अलावा जब हम इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं तो हम कंट्रोल पे भी हमारा ध्यान जाता है कि जब हमें पता है कि वायु प्रदूषण फैल रहा है तो वो किन सोर्सेज से हो रहा है, क्या उन सोर्सेज में हम इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल हैं। वाहनों से जितना धुआं निकल रहा है, हम सब इंडिविजुअल अपने व्हीकल्स लेकर घर से निकलते हैं, चाहे अपना स्टडी के लिए है, अपने जॉब के लिए है, तो उनसे कितना पोल्यूशन हम पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ये हमें जानना ज़रूरी है, और उनसे किस तरह की गैसेस निकल रही हैं जो कि पर्यावरण को प्रदूषित कर रही हैं। तो वायु प्रदूषण के सोर्सेस को जानना ज़रूरी है, उनके होने वाले प्रभावों को जानना ज़रूरी है, और साथ में ये भी जानना हमारे लिए आवश्यक है कि उन प्रभावों से हम किस तरह से बच सकते हैं या हम उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी हम इस सब्जेक्ट के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। और वायु प्रदूषण के साथ में और भी ऐसे प्रदूषण है, जैसे हम जल प्रदूषण की बात करें कि वाटर कंटामिनेशन या ऐसे प्रदूषकों की वजह से जब हम ऐसे जल को, प्रदूषित जल को पी लेते हैं तो हमें किस तरह की गंभीर समस्याएं या बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। टाइफाइड है, हैजा है, मलेरिया तो मॉस्किटो जनरेटेड है, लेकिन यदि हम जॉन्डिस, पीलिया की बात करें या डायरिया की हम बात करें तो ये ऐसी बीमारियां हैं जो कि प्रदूषित जल को पीने से होती हैं। तो इन समस्याओं से हम कैसे बच सकते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि प्रदूषित जल कहाँ कहाँ से आ रहा है, और वो कैसे हमारे ग्राउंड वाटर को या जिस पानी को हम पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसको प्रदूषित कर रहा है। और यदि जल प्रदूषित हो रहा है तो हम उसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जल में प्रदूषण हुआ है। और साथ ही साथ हम ऐसे ट्रीटमेंट
ऐसे कुछ उपाय भी हम देख सकते हैं जिनसे हम उस प्रदूषित जल को, पहली बात तो कि प्रदूषित जल को होने से हम रोकें, लेकिन यदि जल प्रदूषित हो रहा है तो उससे हम किस तरह से हम बच सकते हैं। तो यहाँ पर प्रदूषित जल को रोकने के लिए हम बहुत सारे ट्रीटमेंट मेथड्स जो है वो फॉलो कर सकते हैं, और उन ट्रीटमेंट मेथड्स को हम इस सब्जेक्ट के ज़रिए पढ़ सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको रूट कॉज हम जान रहे हैं, उनके हम प्रभाव जान रहे हैं, और उसके बाद हम उन समस्याओं से उनका निदान या निराकरण भी समझ रहे हैं। तो वो सब चीज़ें हम इसके अंतर्गत समझ सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम एक और जो ज्वलंत समस्या है, नॉइज़ पोल्यूशन है जिसे हम कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण की, वो भी हम देख सकते हैं कि डीजे और लाउड स्पीकर्स ये हम आजकल बहुत मतलब हाई वॉल्यूम पे हम सुनते हैं, तो उनसे किस तरह से हमारे शरीर पर नुकसान हो सकता है, साइड इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, बहरापन क्यों आ सकता है, या लॉन्ग टाइम तक हम जैसे ईयरफोन्स वगैरह हेडफोन्स भी इस्तेमाल करते हैं तो उनका भी हमारे बॉडी पर, हमारे स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब भी हम जान सकते हैं। तो पोल्यूशन के साथ साथ में और भी ऐसी समस्याएं हैं, जैसे आप वैश्विक तापन के बारे में आप सबने सुना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है और ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, एसिड रेन हो रही है, ये सब गंभीर समस्याएं हैं जो कि पर्यावरण में वैश्विक रूप से हमें देखने को मिल रही हैं। और इन सब का जो कारण है वो कहीं ना कहीं ह्यूमन एक्टिविटीज़ ही हैं, हम सबकी कुछ ऐसी गतिविधियाँ ही हैं जो कि इस तरह की समस्याओं को दिन प्रतिदिन बढ़ा रही है। तो इन समस्याओं से हम किस तरह से बच सकते हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इसी तरह से यदि हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में विभिन्न तरह के सॉलिड वेस्ट जो कि जनरेट होते हैं, ये हमें जानना आवश्यक है। और इस सॉलिड वेस्ट में जैसे एग्रीकल्चरल वेस्ट आता है, म्यूनिसिपल वेस्ट आता है, डोमेस्टिक वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, या केमिकल वेस्ट की हम बात करते हैं, या बायोमेडिकल वेस्ट की हम बात करते हैं। तो अलग अलग तरीके के वेस्ट हैं जो कि जनरेट होते हैं। इन वेस्ट को हम समझ सकते हैं। और इसके अलावा इन वेस्ट के सोर्सेज के साथ साथ में इनके इफ़ेक्ट्स, कि इनसे किस किस तरह की प्रॉब्लम्स या समस्याएं हमारे लिए देखने को मिल रही हैं, और फिर हम इनको प्रॉपर किस तरह से डिस्पोज कर सकते हैं। तो वेस्ट जनरेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और फिर उसको कलेक्शन करना हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। और कलेक्शन के बाद में उसमें से यदि कोई रिक्वायर्ड मटेरियल है तो हम रीयूज़, रिसाइकल और रिकवरी के लिए हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन बचा हुआ वेस्ट, डिस्कार्डेड वेस्ट, जो कि हमारे लिए किसी भी काम का नहीं है, वो हम कैसे डिस्पोज कर सकते हैं, उसका निपटान हमें कैसे करना है, ये भी हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चैलेंज है। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत हम ये सब चीज़ें पढ़ सकते हैं कि वेस्ट कहाँ से जनरेट हुआ है, हमने उसे कैसे कलेक्ट किया है, और अब उसको हम कैसे डिस्पोज करेंगे। तो ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं। ग्लोबल वार्मिंग और वैश्विक तापन की जैसे मैंने आपको बात की कि ऐसी कई सारी हमारी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि व्हीकुलर पॉल्यूशन है, ऑटोमोबाइल्स एग्जॉस्ट से निकलने वाली हार्मफुल गैसेस हैं, या इंडस्ट्री से निकलने वाली हार्मफुल गैसेस हैं, जो कि कहीं ना कहीं अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ा रही है। क्यों बढ़ा रही है? क्योंकि इनसे जो ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज़ होती हैं, जिसमें मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन गैस, सल्फ़र के ऑक्साइड्स भी हैं कुछ, लेकिन नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स मुख्यतः हैं, और जलवाष्प हैं। तो ये कुछ ऐसी गैसेस हैं जिनको हम हरित गृह गैसें कहते हैं, और ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। तो जब ये गैसेस का एमिशन ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगी, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो होती है ये अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं। इसी वजह से ज़्यादा गैसेस के एमिशन से ज़्यादा यूवी रेडिएशंस एब्जॉर्ब हो रही हैं, और इसी वजह से हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इन गैसेस को हम कैसे रोकें, क्योंकि हमें आज हर घर में 3-4 गाड़ियाँ चाहिए, सबकी अपनी इंडिविजुअल पर्सनल गाड़ी चाहिए। तो उनका हम कैसे समाधान कर सकते हैं, कैसे हम उन चीज़ों से बच सकते हैं, ये सब हम इस विषय से इसके संबंधित हम जानकारियाँ ले पाएंगे। और इसी प्रकार से यदि हम अम्लीय वर्षा की बात करें तो ताजमहल की घटना आप सबने सुनी होगी कि ताजमहल का जो मार्बल है वो अम्लीय वर्षा के कारण ख़राब हो गया।
तो ये जो अम्लीय वर्षा है ये किस तरह से बनती है? अम्लीय वर्षा बनने की मुख्य वजह है दो गैसेस। ये जो सल्फर के और नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं जो कि मुख्यतः अम्लीय वर्षा बनाते हैं, ये मुख्यतः बर्निंग क्रियाओं से, जो दहन क्रियाएं होती हैं उनसे रिलीज़ होते हैं। तो इन गैसेस की वजह से वाटर में रिएक्शंस होकर और ये एसिड्स बनाते हैं। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगी, नाइट्रोजन के ऑक्साइड से नाइट्रिक एसिड बनाएंगे, और जब ये बारिश के रूप में अर्थ पे आते हैं तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करते हैं। सिर्फ ह्यूमन बींग्स को ही बीमारियां नहीं देते, प्लांट्स में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, एक्वेटिक लाइफ भी डिस्टर्ब होती है, सॉइल का पीएच कम हो जाता है जिससे हमारा जो प्रोडक्शन है या सॉइल की फर्टिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। तो अब हर एक ऐसा फैक्टर है जो कि समस्या उत्पन्न करेगा, तो वो किसी एक स्तर की समस्या नहीं उत्पन्न करेगा, बहुत सारी समस्याओं को जनरेट करेगा। तो यहाँ हम ना सिर्फ समस्या जानते हैं, उस समस्या का प्रभाव समझेंगे और उसका निराकरण भी हम देख सकते हैं। तो एनवायरमेंटल स्टडीज़ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे हम ओवरऑल एनवायरनमेंट, हम क्या कर रहे हैं, हमारे करने से क्या एक्टिविटीज़ जो है उनसे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, ये सब हम यहाँ जानने के लिए हमें हेल्प मिल सकती है, समझने के लिए हेल्प मिल सकती है। और जब हम ये सब चीज़ों के लिए अवेयर होंगे तो हम कोशिश करेंगे उन सब चीज़ों से बचने की, कि हम अपने स्तर पे प्रदूषण कम फैलाएं या नॉइज़ पोल्यूशन कम करें, या गैसेस का रिलीज़ करने के लिए हम बर्निंग और इस तरह की एक्टिविटीज़ को हम थोड़ा सा स्टॉप या मिनिमाइज़ करने की कोशिश करें। जहाँ तक आवश्यकता हो हम कम से कम अपने ऑटोमोबाइल्स या व्हीकल्स का इस्तेमाल करें, या कार पूलिंग हम कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन सिटीज़ के अंदर मेट्रो फैसिलिटीज़ अच्छी हैं हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, बजाय कि हम इंडिविजुअल गाड़ियाँ अपना यूज़ करें। साइकिल का हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ना सिर्फ हम अपने एनवायरनमेंट को हेल्प करने में सपोर्ट करेंगे, ऑल्दो हम अपनी हेल्थ को भी फिट रखने के लिए मदद कर सकते हैं। और हम वाटर पोल्यूशन के संदर्भ में भी ये चीज़ समझ सकते हैं कि जहाँ पे भी कंटामिनेशन होने के चांसेस हैं, या कई बार हम सोच या समझ ही नहीं पाते हैं कि कंटामिनेशन किस वजह से हुआ है, उसके रीज़न क्या है। यदि वो रीज़न हमें पता चलते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। तो जैसे कि एक रीज़न है हमारे फर्टिलाइजर्स का एक्सेस में यूज़ करना एग्रीकल्चरल लैंड में, वो कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट करता है या सरफेस वाटर को भी कंटामिनेट कर सकता है। तो जितनी रिक्वायरमेंट है एग्रीकल्चरल लैंड में हम उतना ही फर्टिलाइज़र यूज़ करें, केमिकल्स यूज़ ना करें, एक्सेस में डिटर्जेंट्स भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि डिटर्जेंट्स भी कहीं ना कहीं एक्वेटिक बॉडी में न्यूट्रिएंट्स बढ़ाते हैं, प्लांट न्यूट्रिएंट्स, और ये प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये एल्गीज़ को जनरेट करते हैं वाटर में। और एल्गीज़, जैसे आप आम भाषा में काई कहते हैं कि काई जमा हो गई है, ये काई जब बढ़ती चली जाती है तो हमारी एक्वेटिक बॉडीज़ को प्रदूषित करती है और उस पानी को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये एक पूरा प्रोसेस होता है जिसको कई समय लगता है कंप्लीट होने में, लेकिन ये एक्वेटिक बॉडी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करता है। तो ये यूट्रोफिकेशन कहलाता है, और ये यूट्रोफिकेशन की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हम ही लोगों से जनरेट होती है। आपने कई ऐसी एक्वेटिक बॉडीज़ देखी होंगी अपने आसपास में कभी, जिनमें पानी जो है दलदल जैसा हो जाता है, उनमें आइकॉर्निया या जो जलकुंभी जिसे आप कहते हैं वो पनप जाती है, और पानी में स्मेल सी आने लगती है, उस पानी को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो वाटर का यूट्रोफिकेशन प्रोसेस है जो कि पानी को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है, नष्ट कर देता है। तो ये सारी समस्याएं, हम नॉइज़ पोल्यूशन की हम बात करें, नॉइज़ पोल्यूशन से हम कैसे बचें। हम बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनको हम इस्तेमाल करके बच सकते हैं। प्लांट्स इसमें बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देते हैं कि हम प्लांट्स को ऐसी स्पीशीज़ लगाएं जो कि नॉइज़ को एब्जॉर्ब करती हैं, या हम जब किसी हैवी नॉइज़ जनरेट करने वाले प्लेसेस पे जाते हैं, जैसे नॉइज़ प्रोन एरिया कहते हैं, या इंडस्ट्रीज़ में हम जाते हैं, तो हम ईयर प्लग्स का और ईयर मफ्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब वॉल्स पे पेंट होते हैं तो लाइट ग्रीन और ब्लू शेड्स हम सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि वो नॉइज़ को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखते हैं। कोकोनट, जामुन और इस तरह के जो पेड़ हैं, बैनियन का ट्री है, ये हम लगा सकते हैं क्योंकि ये नॉइज़ एब्जॉर्ब कैपेसिटी रखते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अपने स्तर पर कर सकते हैं और अपने आसपास में लोगों को अवेयर भी कर सकते हैं। और इन छोटी छोटी चीज़ों को अपनाने से हमारा जो योगदान होगा वो कहीं ना कहीं पर्यावरण को संरक्षित करने में काम आएगा। इसके अलावा यदि हम बात करें तो जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को भी मैंने बताया कि बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज हैं जो कि सॉलिड वेस्ट जनरेट करते हैं, लेकिन उनको हम कैसे कलेक्ट करते हैं, कैसे डिस्पोज कर सकते हैं,
ई वेस्ट अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो कि आजकल कुछ सालों से जनरेट हुई हैं, क्योंकि अब हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इस्तेमाल करने लगे हैं और डिस्कार्ड होने के बाद हम अपने घर से उनको निकाल देते हैं, बट हम कभी ये नहीं सोच पाते कि वो आगे कहाँ पहुँचता है, वो किस तरह से ट्रीट होता है, क्या वो रिसाइकल हो सकता है। जो बैटरीज हम रिमूव करते हैं, जो चार्जर्स या पुराने मोबाइल फ़ोन्स हम डिस्कार्ड करते हैं, उनका क्या होता है, उनको किस तरह से डिस्पोज़ किया जाता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है कि वेस्ट को निपटाना, ख़त्म करना। और इसके लिए आजकल हम जो 3 R's रूल है उसको भी फॉलो करते हैं। 3 R's का मतलब है रिडक्शन, रीयूज़ और रीसाइकल। रिडक्शन का मतलब है कि हम अपने स्तर पे किसी भी वेस्ट को प्रोड्यूस होने के लिए रोकें, कम से कम प्रोड्यूस करें। रीयूज़ का मतलब है कि जो वेस्ट एक बार एट ए टाइम हमने डिस्कार्ड किया, उसको हम फिर से कहीं उपयोग में ले लें, हमें लगता है कि कहीं काम आ गया। फॉर एग्जांपल कोई पैकेजिंग वेस्ट है, पैकेजिंग वेस्ट हमें लगता है कि हमारे लिए बिल्कुल इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, लेकिन कहीं उस पैकेजिंग वेस्ट को हम फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यदि न्यूज़पेपर्स हम डेली से पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद वो हमारे लिए एज अ वेस्ट है, लेकिन क्या हम उस न्यूज़पेपर को फेंकते हैं? नहीं, हम कबाड़ी वाला को देते हैं ताकि वो उसको रीयूज़ करे या रिसाइकिल करने की कंडीशन हो। इसी तरह से हम घर में भी उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि पेपर मैशे प्रोडक्ट्स हैं, डेकोरेटिव आइटम्स हम उनके लिए उनसे बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, या पेपर बैग्स हम बना सकते हैं। न्यूज़पेपर्स पे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं न्यूज़पेपर से, तो ये रीयूज़ है। और जहाँ तक रिसाइकिल की बात है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं लाइक आपके मेटल्स हैं, ग्लासेस हैं, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम कुछ रिसाइकिल करके हम प्रिपेयर कर सकते हैं कुछ मटेरियल। तो ये सॉलिड वेस्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए काम आता है। इसके अलावा एनवायरनमेंट अवेयरनेस अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्म है कि यदि आज हम एनवायरनमेंट के लिए अवेयर होंगे तो हम अपने आसपास में अपने फैमिली मेम्बर्स को अवेयरनेस के बारे में बता पाएंगे, या जो चीज़ें जिनकी शुरुआत, जिन समस्याओं की शुरुआत हम अपने घर से करें उनको हम रोकने की कोशिश करेंगे। जैसे हम व्यर्थ में पानी को ना बहाएं, वेस्ट ना करें। पानी का नल टपक रहा है तो हम कोशिश करें कि उसको टाइमली ठीक करा दें ताकि वेस्ट ना हो। जो बिना वजह के लाइट, फैंस, एसी, कूलर सब हमारे घर में हम यूज़ कर रहे हैं, उनको हम जहाँ बैठे हैं वहीं इस्तेमाल करें, तो इस तरह से हम एनर्जी सेव कर पाएंगे। एनर्जी कंजर्वेशन में भी हमारा रोल होना चाहिए, तो हम एनर्जी को उतना यूटिलाइज़ करें जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज यूज़ होने लगे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैसेस को हम बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए हम क्या बचा कर जाएंगे यहाँ। तो कुछ ऐसे रिसोर्सेज हम बनाएं ताकि उनके लिए वो सब चीज़ें हों इस्तेमाल करने को। और इसी क्रम में हम आजकल अब देख रहे हैं बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ हैं, या फिर CNG बेस्ड गाड़ियाँ जो हैं वो हम इस्तेमाल करने लगे। तो ये जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं ये भी सेव करना, कंजर्व करना, इनके बारे में हम समझ सकते हैं। एक और घटना है जो कि इन्वायरमेंटल अवेयरनेस को डिफ़ाइन करती है। चिपको आंदोलन के बारे में यदि आपने सुना है, तो चिपको आंदोलन एक ऐसी ही घटना है जहाँ पर आज से कितने सालों पहले, 1700 की बात है, 1763 की, जिसमें जोधपुर के पास में एक छोटा सा गांव है खेजड़ली। वहाँ पर खेजड़ी के जो पेड़ हैं, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, जो राजस्थान का राज्य वृक्ष है, इस पेड़ को बचाने के लिए कई सारे लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। करीब 350 लोग जो हैं इन पेड़ों को बचाने के लिए उन्होंने अपनी बलि दे दी। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं ये हमें कहीं ना कहीं झकझोरती है कि जब इतने सालों पहले भी लोग पेड़ों के प्रति इतने सजग थे, उनको बचाने के लिए सजग थे, तो आज अब हम अपने इन्वायरमेंट के लिए हम क्यों सजग नहीं हो सकते। यदि हमें अपने पेड़ों को बचाना है, काटने से रोकना है, और यदि कहीं अल्टीमेटली वो कट भी रहे हैं तो उनको कैसे रिजनोवेट करना है, फिर से लगाना है, प्लांटेशन करना है, नए नए प्लांटेशन प्रोग्राम लगाएं। हम अपने घर में हर एक सदस्य की ऐसी जिम्मेदारी बना दें कि हर किसी को एक पौधा लगाना है। कम से कम साल में 1 या 2 बार ऐसा कुछ हम अपना नियम बना लें और उनको हम संभालें, तो हम कितने पेड़, जितने हम काट रहे हैं उससे ज़्यादा हम लगा भी पाएंगे। और हम जानते हैं कि हमारे लिए उनकी कितनी आवश्यकता है। यदि आज हम ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्हीं के द्वारा कर पा रहे हैं, और बारिश का जो हमारा एक सिस्टम बना हुआ है वो उन्हीं से जनरेट हो रहा है। तो
प्लांट्स हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, और प्रोडक्ट्स तो हम सब जानते ही हैं कि हमें कितने सारे प्रोडक्ट प्लांट से मिलते हैं। आज हम फल, सब्जियां और मसाले, दालें, अनाज, सब कुछ हमें वहीं से मिल रहा है। इस अवेयरनेस के साथ में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझना चाहें तो वो भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट है जिसमें हम डेवलपमेंट के साथ में एनवायरनमेंट को भी कंजर्व करने के लिए सोचते हैं। यहाँ वाटर कंजर्वेशन या बारिश के पानी को सहेजना, जिसे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। कुछ सोशल इश्यूज़ के जब हम ये जानते हैं कि एनवायरनमेंट हमारे लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है, तो कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का सेटअप हुआ अवेयरनेस को जानते हुए, चिपको मूवमेंट की घटना को समझते हुए। कुछ एनजीओज़ हैं जो कि एनवायरनमेंट अवेयरनेस को देखते हुए एनवायरनमेंट की कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन के लिए आगे आई हैं, और उन्होंने अलग अलग एरियाज़ में कंजर्वेशन के लिए काम किया है। और ना सिर्फ कंजर्वेशन, उसके अलावा जो मतलब जो अफेक्टेड पीपल हैं, पर्सन हैं, उनको भी उन्होंने सपोर्ट किया, हेल्प किया है। तो ऐसी जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पूरे विश्व भर में, सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे विश्व भर में वो काम कर रही है, पर्यावरण के लिए सचेत है, जागरूक है। और कुछ ऐसी समस्याएं जो कि सपोज़ हम एनर्जी जनरेट कर रहे हैं तो किस तरह से पोल्यूशन जनरेट हो रहा है, इस तरह की चीज़ों को समझाने में और इन सब में भी हमारी मदद करती है। यदि हम सोशल इश्यूज़ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसके बाद एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जो हम इस सब्जेक्ट के अंतर्गत समझ सकते हैं कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। आज हम देखते हैं कि ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जब कोई एनवायरनमेंट को कंजर्व नहीं करता और उसके लिए वायलेशन करता है, तो उस वायलेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए बेसिकली कुछ लॉज, एक्ट्स बने हैं जो कि गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए हैं और उनको संचालित किया जा रहा है और उन पर काम किया जा रहा है कि जो भी पर्टिकुलर पर्सन या कोई इंडस्ट्री ऐसा करती है, कोई ऑफेंस करती है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, कि जंगलों को काटती है, नुकसान पहुंचाती है, या हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है, एनिमल्स को, वाइल्ड एनिमल्स का हंटिंग या पोचिंग करती है, तो उनको किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए, फ़ाइन होना चाहिए, किस तरह का प्रावधान होना चाहिए, इन सब चीज़ों पे वो फोकस करती है। तो मुख्यतः ऐसे कई सारे एक्ट्स हैं, जैसे कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है करीब 27 प्रिंसिपल उसमें हैं, और वो सभी प्रिंसिपल जो हैं उसका मुख्य उद्देश्य एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, या उसके जितने भी रिलेटेड रिसोर्सेज हैं उनको प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन प्रोवाइड करना है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं तो मुख्यतः यहाँ पर एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट आता है, या वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट आता है, या हम बायोडाइवर्सिटी के लिए बात करते हैं कंजर्वेशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, या फॉरेस्ट एक्ट जो कि फॉरेस्ट की कंजर्वेशन के लिए बनाए गए हैं। तो अलग अलग एक्ट्स हैं जो कि अलग अलग तरह की समस्याओं से निपटने के लिए बनाए गए हैं। फॉरेस्ट की समस्याओं के लिए फॉरेस्ट एक्ट है, यदि एनिमल्स का हंटिंग, पोचिंग हो रहा है तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट में ये सब डिस्कस कर सकते हैं। एयर पोल्यूशन पे यदि कोई ऑफेंस हो रहा है, एयर को पोल्यूट करने के रेफरेंस में, चाहे वो इंडस्ट्री या पर्टिकुलर पर्सन ऐसा करता है, तो वहाँ हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं विभिन्न तरह के एक्ट्स और लेजिस्लेशंस में हम पढ़ते हैं। तो ये एक ब्रीफ मैंने आपको कि इस सब्जेक्ट में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं इसके बारे में बताया, लेकिन और भी बहुत सारे कोर्स ऑब्जेक्टिव और यदि इसकी हम बात करें जो कि इस सब्जेक्ट से कंसर्न है, उनको स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ और आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि एनवायरनमेंट स्टडीज़ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर फील्ड, हर एरिया के अंदर है, और इसको आप ना सिर्फ पढ़ के, समझ के और अपना एक सोशली आप रोल प्ले करें, आप इसको अपना एक इकोनॉमिकली वे भी बना सकते हैं। कब अपना स्टार्टअप, जैसा आजकल जैसे जॉब या हम बिज़नेस की बात करते हैं, वहाँ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आजकल ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि एनवायरमेंटल ऑडिट करती हैं, तो आप एनवायरमेंटल ऑडिट का एक मेंबर बन सकते हैं। आप अपना एक ऑडिट टीम ओपन कर सकते हैं यदि आपके पास प्रॉपर फैसिलिटीज़ हैं, रिसोर्सेज हैं, प्रॉपर लैब्स हैं मॉनिटरिंग और टेस्टिंग करने के लिए। ऐसी बहुत सारी फील्ड्स हैं जहाँ पे एनवायरमेंटल स्टडीज़ से रिलेटेड जॉब्स हैं, एग्रीकल्चरल सेक्टर्स में, फॉरेस्ट एरियाज़ में और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स में। तो वहाँ सब हम आप देखेंगे कि वहाँ जॉब्स के लिए इतने सारे ऑफ़र होते हैं कि आप अप्लाई भी कर सकते हैं यदि इसी में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो इसके अलावा यदि कोर्स ऑब्जेक्टिव की यदि हम आपसे बात करें तो कोर्स ऑब्जेक्टिव में बेसिकली आप देखेंगे यहाँ इस कोर्स के बारे में एनवायरमेंटल स्टडीज़ में, जैसे कि यहाँ पर
4 क्रेडिट सिस्टम का कोर्स है ये, और इसे हम मेन कोर्स का पार्ट मानते हैं, और फर्स्ट सेमेस्टर में आप इसे पढ़ेंगे। और माई सेल्फ डॉक्टर रंजिता सोनी आपकी कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं, जो कि आपको इस कोर्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देगी। एंड कोर्स ऑब्जेक्टिव की जहाँ तक मैं आपसे बात करूँ, ये बेसिकली रिलेटेड है सोर्सेज को जानने के बारे में, उनके फैक्ट्स को जानने के बारे में, इन्वेस्टिगेट करने के बारे में। So basically it is concerned with the exploration, investigations and development of an understanding of the natural, human and social dimensions of local and wider environments. So it provides opportunity to engage in active learning, to use a wide range of skills and to acquire open, critical and responsible attitudes. This is the course objective. Basically it is a OBE based course curriculum where it has 5 कोर्स आउटकम्स। ये 5 कोर्स आउटकम्स हैं। नंबर 1, विच इज़ बेसिकली अटैच्ड विद रिकॉग्नाइज द इम्पैक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल डिप्लीशन स्पेशली ऑन सिस्टम, इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी। तो इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी को ये रिलेट करता है, जो कि इसकी डिप्लीशन को बताता है, या उससे डिप्लीशन से क्या इम्पैक्ट्स हो रहे हैं उसको अफेक्ट करता है, उसको शो करता है ये। कोर्स आउटकम 2, it's basically identify the factors causing land, water, air and noise pollution। तो ये उससे कंसर्न है कि हम बहुत सारे पोल्यूशंस के बारे में कि वो किस तरह से हो रहे हैं, उनको हम आइडेंटिफाई यहाँ कर पाते हैं। कोर्स आउटकम 3 में डिटरमाइन द फैक्ट्स ऑफ पोल्यूशन। जब हमें ये पता चलता है कि कॉजेज़ क्या हैं, तो इस नेक्स्ट आउटकम में हम उसके इफेक्ट्स को भी जानते हैं। देन कोर्स आउटकम 4, वेयर इट डेवलप कीन अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, लाइक it relates with the renewable energy sources, solar energy, wind energy, biomass energy, etc. And about the solid waste management and their technologies for sustainable development. So basically we will study about all these things in the part of CO4. And in CO5, understand the environmental legislation about the India. So it's related with the various types of environmental acts. Now basically in this course curriculum it has LMS which considered or basically consist 4 type of quadrants. So आप जब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो यहाँ कुछ ट्यूटोरियल्स हैं, और इन ट्यूटोरियल्स में बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे आपको, कंटेंट वीडियोस, लेक्चर से रिलेटेड, यूनिट से रिलेटेड कुछ वीडियोस और ऑडियोज़ होंगे, और वो आपकी यूनिट वाइज होंगे जो कि आपके सिलेबस को कवर अप करेंगे। Now in the second quadrant which relates with the content, so यहाँ पर आपको कई सारी कुछ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स, बुक्स मिलेंगी, कुछ ऐसे वेब रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जिनके थ्रू आप हेल्प लेकर आप स्टडी कर सकते हैं। रिसर्च पेपर्स होंगे, जर्नल्स भी आपको मिलेंगे, या स्टडी रेफरेंस मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इन क्वाड्रेंट थर्ड बेसिकली यहाँ पर आप अपने कुछ डाउट्स या जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस कर सकते हैं, और ये सब रियल टाइम बेसिस होंगे। दैट मीन्स आप बिल्कुल फेस टू फेस आप प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, हमसे आप बात कर सकते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे, इमर्जिंग इश्यूज़ पे, जो कि अपलोड किए जाएंगे आपको टाइम टू टाइम। और डिस्कशन फोरम है जहाँ पर आप अपनी किसी भी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हमसे डिस्कस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इन क्वाड्रेंट फोर्थ आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे MCQs, कुछ मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बेसिकली यूनिट वाइज ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी है हमारे LMS सिस्टम पे। बेसिकली एक लर्निंग प्रोसेस सिस्टम है जहाँ पर कि इस कोर्स से रिलेटेड पेडागोजिकल प्रोसेसेस हैं, जहाँ आपको लाइव क्लासेस, असाइनमेंट्स, क्विजेस, आपके क्वेरीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ दिए जाएंगे। एडिशनल एक्टिविटीज़ भी होंगी जहाँ पर आप कुछ अच्छी मेन कोर क्लासेस, मास्टर क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट से आप लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं, प्रोफेशनल एक्सपर्ट से ले सकते हैं, या कुछ केस स्टडीज़ को आप डिस्कस कर सकते हैं। ये कुछ रेफरेंस बुक्स आप यहाँ देखेंगे, कुछ टेक्स्ट बुक्स हैं, कुछ सजेस्टेड बुक्स हैं जो आपको हेल्प करेंगी इस सब्जेक्ट को और ज़्यादा समझने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और इससे आपको सब्जेक्ट को समझने के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। थैंक यू सो मच।